अल्लाह, ईश्वर, गॉड, भगवान, खुदा, रब, मालिक को जिस नाम से, जिस भी लैंग्वेज में, जिस भी ज़बान में पुकारें, सिर्फ वही अजीम है। वही इकलौता दुनिया का क्रिएटर, मालिक है। नाजरीन, मैं डॉक्टर गॉडिस्ट आज आपसे बातचीत प्रोग्राम की एपिसोड नंबर 12, 12वीं किस्त में आपसे आज मुखातिब हूँ। और आज इसको बड़ा मुख्तसर सा रखेंगे और सिर्फ उस बात को डिस्कस करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गद्दार जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से, अगरचे गद्दार सारे जनरल थे और जो भी मुआवनीन थे जिन्होंने उस वक़्त 12 अक्टूबर 1999 को गद्दारी की थी, और हमने हमें उसी वक्त एक कॉलम लिखा था कि मुशर्रफ अगर है तो 109 में है। ये मैं पहले ही वाज़ह कर दूँ, 109 में मेन जो हैं मुजरिम गद्दारी के वो जनरल्स हैं जिन्होंने ग्राउंड पे मार्शल लगाया, क्योंकि ये प्रेसिडेंट तो मुल्क से बाहर था। इसने जो भी इंस्ट्रक्शन दी होगी फ़ोन पे दी होगी, बहरहाल ये 109 में था। तो इसको उस केस का मुद्दई हमेशा से मैं रहा हूँ, खबरों की हद तक नहीं, अदालतों में भी और FIRs में भी। लेकिन इसको सजा जजों ने उस गद्दारी की अभी तक नहीं दी, उस गद्दारी की दी जिसमें उसने जजों की पूंछ पे पैर दिया था कि तुमने जजेस की पूंछ पे पैर दिया, हम उसमें तुम्हें गद्दारी में सजा देंगे। तो ये जज इतने ताकतवर रहे थे कि असल गद्दारी पे तो उसके नीचे लेट गए थे। सारी हाईकोर्टें, सुप्रीम कोर्टें हमेशा मार्शल के नीचे लेट के मुआवन होती हैं। मेरा जो मुकदमा है ना गद्दारी का, उसमें ये चल रहा है 12 अक्टूबर 99 से, जिस वजह से मैं टेररिज्म का शिकार हूं, कि उसमें जुडिशरी भी वो साथी है उस गद्दारी की। इसलिए उस असल गद्दारी को नहीं कभी टच करते ये गद्दार जनरल जजेस जस्टिस। तो अच्छा, उसको वो एक बेंच ने और जस्टिस सेठ साहब की जो थी पेशावर हाई कोर्ट, उन्होंने ये जुर्रत की और इसको फांसी दी। और सारा मीडिया जानता है कि मेरा जब मुशर्रफ से टक्कर बहुत बड़ी जर्नैलों से, तो मैं एक बात कहा करता था कि ये पहला जनरल होगा मुल्क का जिसे सिविल कोर्ट्स की तरफ से फांसी होगी, क्या किसी भी तरह से हो। ये मेरा मुजरम है और मेरे साथ जो किए गए जराइम है, इंक्लूडिंग द मर्डर ऑफ माई ब्रदर, तो इसमें इन जर्नैलों की फांसी बनती है, तो इनको होगी। ये सभी जानते हैं। मैं ही, मेरी पेशगोई 20 साल से मैं ये कह रहा था, 22 साल से बात, और वो हुई भी। लेकिन जर्नैलों ने उसको बाहर निकाल के और जिस तरह बचाए रखा। और वो अच्छा, उस फैसले में ये लिखा था हाई कोर्ट के कि हाई कोर्ट के फैसले में तहरीर था कि अगर ये नेचुरल डेथ हो जाए फांसी से पहले, तो इसकी लाश को 3 दिन डी चौक में लटकाया जाएगा इस्लामाबाद। लेकिन जर्नैलों ने उसको प्रोटोकॉल से प्राइवेट प्लेन पे, बाप की जाती जो जागीर समझी हुई है इन्होंने, सारे इन सरकारी नौकरों ने इस खजाने को उस पे लाए और उसको प्रोटोकॉल से दफना दिया। ये भी एक बहुत बड़ी गद्दारी है। इसका FIA में मुकदमा मेरा पेंडिंग है जनरल मौजूदा आर्मी चीफ और दीगर जर्नैलों पे, कि इन्होंने बहुत बड़ी आइन की गद्दारी की है ये। अब सुप्रीम कोर्ट ने, चाहे आफ्टर हिज डेथ जब अपील लगी मुशर्रफ की उसमें, तो हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। व्हाट डज इट मीन? कि इमीडिएटली इस डिसीजन के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर रियासत को, GHQ को उसकी लाश निकाल के चौक में लटकानी चाहिए थी। उनको पता हम गुंडे हैं, बंदूकें चौकीदारी के लिए अवाम ने हमें दी हैं, अब हमने नहीं पर तानी रखेंगे। 71 में नंगा किया था ना फौज को, 1 लाख फौज ने सरेंडर किया, उनकी पतलूने तार के नंगा किया इंडिया ने, आप देख लें। उसके बाद से ये अपनी कौम को नंगा कर रही है। बदला कैसे ले रही है? इंडियन आर्मी को नहीं, अपनी कौम को नंगा कर रही है। आपने देख लिया साहब ने जो कुछ हो रहा है। बड़े से बड़ा लीडर हो, जितना मर्जी इस मुल्क में बड़ा लीडर बन जाए, अजीम आदमी बन जाए, नौकरों ने, तनख्वाहदार नौकरों ने बंदूक तानी हुई है उनके ऊपर, और इनका हाल एक जुडिशरी रह जाता है। वो मैंने ऐसे तो नहीं रखा हुआ नाम अदलिया कंजरिया, साबित हुई है अदलिया कंजरिया तो रखा है ना। अच्छा, उस हवाले से कि चूंकि इसको लाश को नहीं लटकाया, मैंने एक मुकदमा दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में। 11 तारीख को, 11 जनवरी 2024 को सुबह 10:30 यहां से चला गया था सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद दायरगी के लिए। उसी शाम मैंने उसमें एक नोट दिया था, 3 जजेस जो हैं इनके पास मेरा ना लगाया जाए, क्रिमिनल्स हैं। उनमें से एक ने उसी रात को इस्तीफा दे दिया, जस्टिस एजाजुल हसन ने, सेम डे रात को। अच्छा, वो उस पर उस केस पर एक न्यूज हमने जारी की है कल, एक न्यूज, वो मैं पढ़ता हूं ताकि वो पूरा केस पढ़ने की बजाय, केस है 64 सफात पर मुश्तमिल केस टाइप किया मैंने, 64
सफात का लिखकर मैंने इन पर्सन दायर किया, नॉट थ्रू अ किराए का गुंडा, मैंने जाती तौर पे इन पर्सन किया। खबर यह है, अ पिटीशन फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट टू हैंग द बॉडी ऑफ ट्रेटर जनरल परवेज मुशर्रफ एट द डी चौक। गद्दार जनरल परवेज मुशर्रफ की लाश डी चौक में लटकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर। अच्छा जी, ये इस्लामाबाद शारपाई 13 जनवरी 2024, इस्लामाबाद के रिपोर्टर की यह खबर है, हमारी न्यूज एजेंसी शारपाई का जो इस्लामाबाद का रिपोर्टर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का गद्दार जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखने के बाद भी लाश डी चौक इस्लामाबाद में ना लटकाने पर तौहीन का मुकदमा GHQ और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ दायर हो गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुकदमा 11 जनवरी 2024 की सुबह भिजवाया गया। यह मुकदमा मारूफ सहाफ़ी, कालम निगार, शायर, शारपाई मीडिया ग्रुप के मालिक, खबरसां एजेंसी शारपाई के चीफ एडिटर और जस्टिस लॉ चैम्बर प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर मियां मोहम्मद अजहर अमीन गार्डिस्ट की जानिब से दायर किया गया। 64 सफ़ात पर मुश्तमिल इस मुकदमा का उन्वान तौहीन अदालत और पिटीशन अंडर आर्टिकल 184 सब सेक्शन 3 है। इस मुकदमा में डॉक्टर गार्डिस्ट ने अपने साथ जारी रियासती दहशतगर्दी और हर तरह के ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी पर 184(3) के तहत भी दरख्वास्त शामिल की है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि यह केस अवामी अहमियत और बुनियादी हकूक़ वगैरह के ज़ुमरे में भी पूरी तरह फिट है। जबकि गद्दार जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दायर तौहीन अदालत के मुकदमा में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस मौजूद अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को दुरुस्त करार दिया है। इस फैसले में हुक्म था कि अगर मुजरिम फौत भी हो जाए तो लाश को 3 दिन तक इस्लामाबाद डी चौक में लटकाया जाए। GHQ और रियासत ने संगीन जराइम करके हाई कोर्ट की तौहीन की और सजा याफ्ता गद्दार की मैयत को सरकारी खर्च पर खसूसी जहाज पर पाकिस्तान लाकर प्रोटोकॉल देकर दफन कर दिया। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दुरुस्त करार दिया है, तब भी GHQ अब तक सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहा है और लाश को डी चौक पर नहीं लटकाया। लिहाजा आर्मी चीफ और कोर कमांडर्स समेत GHQ और मुतलका रियासत के जिम्मेदारों को सुप्रीम कोर्ट की तौहीन के जुर्म में सजा दी जाए और गद्दार जनरल परवेज मुशर्रफ की लाश को कब्र से निकालकर डी चौक इस्लामाबाद में लटकाए जाने का हुक्म दिया जाए। ये वो पिटीशन का एक पैरा है, इसमें खबर में रिप्रोड्यूस किया गया। डॉक्टर गार्डिस्ट ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम में खसूसी नोट भी इस पिटीशन में शामिल किया है, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कुछ साल कबल ये डिसाइड कर लिया गया कि अजहर अमीन की कोई पिटीशन इन पर्सन नहीं लगने देनी, कोई मुकदमा नहीं इसको करने देना। तो मैंने ये नोट लिखा है, डॉक्टर गार्डिस्ट ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम में खसूसी नोट भी इस पिटीशन में शामिल किया है। जनाब रजिस्ट्रार साहब, कई साल से लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार दफातर मेरी पिटीशन दायर करने पर पाबंदी लगाकर ना सिर्फ संगीन जराइम करते चले आ रहे हैं, बल्कि मेरे साथ होने वाली रियासती दहशतगर्दियों के हिस्सेदार भी हैं। आपसे अर्ज है कि मैं असालतन ये दायर कर रहा हूँ, लिहाजा आप कोई तकनीकी या कानूनी मक्कारी लगाकर रिजेक्ट ना की जाए और मुझे हक दिया जाए कि अपने साथ मुसलसल जारी संगीन जराइम, दहशतगर्दियों और ह्यूमन राइट्स की हर तरह की वायलेशन, खिलाफ वर्जी की दादरसी इस फोरम को अर्ज कर सकूं। यानी ये नीचे भी कोर्ट्स में क्या हो रहा है, मैं अगर कोई क्राइम लेके गया हूं कोर्ट में और ट्रायल तो करो, जजों की कोशिश होती है अव्वल तो दायर ही नहीं होने दें, और मेरा आज तक ये ट्रायल नहीं होने दे रहे, इन सरकारी सूरों को ट्रायल में नहीं आने दे रहे, उनको बचा रहे हैं जजेस। मजीद ये कि मेरी सुपारियां उठाकर मेरे साथ बेइंसाफी, जुल्म, संगीन जराइम और मुझे तबाह बर्बाद करने वाले जजों में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अली बाकर नजफी भी शामिल हैं। लिहाजा चीफ जस्टिस के साथ इनको बेंच में शामिल ना किया जाए। वो जो 3 दर्जन जजेस के करीब जिन्होंने जराइम किए हैं मेरे साथ, उनमें ये 3 भी शामिल हैं। होगा इनका भी एहतसाब, कैसे हो सकता ना हो। इन जजों के खिलाफ भी हर फोरम पर दरखास्तें दी, लेकिन इस मुल्क में जर्नैल और जज तो दूर, किसी भी आम सरकारी नौकर का एहतसाब मुमकिन ना है। यानी आप देखें, एक छोटे से मुलाजिम को भी आप ले जाए ना कोर्टों में सजा दिलवाने, तो आपको घेर लेते हैं ये सारा निजाम अदल, और फाइनली वो दोबारा कुर्सी पे भी लगा होता है, क्लियर भी हो जाता है, नहीं उसको सजा। यहां तो नैब ने पकड़े, अरबों रुपए के बरामद किए, बाद में उनको डील की, इतने % नैब को दे दो ताकि वो फौज खाए और
दोबारा जाके लूटने लग जाओ। ये सरकारी नौकरों का, ये नैब का लाभ आपने नहीं देखा? तो ये जो खुली नंगी बदमाशियां हो रही हैं, बात फिर वहीं पे आ जाएगी, वेयर इज गॉड? क्या खुदा इस सिस्टम का हामी है? बाज नागजीर हालात में अवामी एहतसाबी ड्रामा करके दोबारा मनसब देकर अवाम की इज्जत जान माल लूटने का अख्तियार दे दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट अमला ने नुमाइंदा शारपाई इस्लामाबाद को बताया कि 11 जनवरी 2024 को यह पटिशन इनके डिपार्टमेंट को आज वसूल हुई है और अभी तक रजिस्ट्रार ने समात के लिए मुकर्रर नहीं की। याद रहे कि डॉक्टर गॉडिस पाकिस्तान के वाज साफी हैं जिन्होंने जर्नैलों की 12 अक्टूबर 1999 की गद्दारी पर सख्त तरीन रिएक्शन देते हुए मुसलसल खबरें शाया करना जारी रखी और गद्दारों बशमूल गद्दार जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ अदालतों में मुकदमा दायर किए और FIRs भी दर्ज कराई, जिसके नतीजा में रियासती दहशत गर्दी का शिकार आज तक हैं। जी नाज़रीन, आपने ये देखा कि आपने ये तो समझ लिया कि मैंने मुकदमा क्या दायर किया है। मुकदमा मुख्तसर ये दायर किया है कि अब सुप्रीम कोर्ट का पता लगेगा कि जस्टिस काजी फायज ईसा GHQ की टाउटी में उनके हाथों बिक चुका है, क्योंकि वो जो फैसला उन्होंने बहाल रखा है ना, वो तो उसका फर्क कोई नहीं पड़ता था GHQ को ऐसा उस तरह से, क्योंकि वो तो मर चुका है। तो इन्होंने कहा चलो जरा इनकी थोड़ी सी गुडविल बना दें, थोड़े से इंडिपेंडेंट है, आगे जो काम लेने अपनी मर्जी के, और लिया नहीं। एक आपके सामने PTI का बल्ला छीना ना जस्टिस काजी ने। मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था चीफ जस्टिस जाती बदले ना ले, तेरे साथ रेफरेंस या तेरी वाइफ के साथ जो भी किया वो फौज ने किया, GHQ ने किया, जाती बदले ना ले। और मेरी पेशेंट को दुरुस्त साबित होगी, उसने जाती बदला ले लिया। यह भी एक बहुत बड़ा सबूत है। आप देखें सरकारी नौकर, देखें इस मुल्क में कारोबार कैसे बढ़ेगा। कारोबार को लेते हैं आप, बिजनेस खड़ा करते हैं, उस कंपनी का नाम बनाते हैं, जब आपकी मंथली से लड़ाई हो गई, आपने कोई पैसे ना दिए या किसी मुखालफ से ज्यादा पैसे पकड़ लिए किसी सरकारी नौकर ने, वो आपके ब्रांड को दागदार कर देगा। अगर कोई मेडिसिन बना रहा है, कोई सिरप अच्छा बना रहा है, तो वो कह देगा कि इसमें फलां चीज कम डाल गई, ओहो जाली हो गया जाली। कोई मालिक जिसका कारोबार चल रहा है वो क्यों करेगा? ये सब जाली लेबॉर्टरी रिपोर्ट्स होती हैं या किसी मुलाजम से उसमें गलत काम करा दिए चल। तो ऐसी सूरत में मुद्दई तो मालिक को होना चाहिए, पर ये सारी रियासत एकदम मालिक की गर्दन पकड़ लेती है। अब पॉलिटिकल पार्टीज ले लें, एक चवल सा सरकारी नौकर तनख्वाहदार, वो भुट्टो जैसे लीडर का तलवार का निशान छीन लेता है, कहता जा तेरा लोगो, तेरा ब्रांड पब्लिक में जो मशहूर है, जा मैं छीन लेता हूं। आप कहते हैं कि सियासतदानों के हाथ में कुछ है। छोड़ दें, कुछ नहीं है। हम साफी जो कलम से और हम साफी जो चेक हैं हर अदारे पर, इंक्लूडिंग जुडिशरी एंड आर्मी एंड एजेंसीज, उनके साथ क्या हो रहा है? खोली और नंगे नाच नहीं हो रहे। कहां इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स? एक वक्त आएगा, मुझे यकीन है कुदरत ने एक वक्त मुझे ऐसा देना, मैंने या पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के और इंटरनेशनल मीडिया के लोगों को गर्दनों से पकड़ के नंगा करना है कि तुम यहां पर अयाशियां करने और सिर्फ एक मखसूस एजेंडे के तहत ड्यूटियां करते हो, जिनमें सिर्फ उन वाकयात को हाईलाइट कर दे जिससे पाकिस्तान का चेहरा बड़ा बदनुमा नजर आए। लेकिन जो एक्चुअल ह्यूमन राइट्स है, मेरे साथ जो ह्यूमन राइट्स की हर किस्म की वायलेशन है, क्यों खामोश हुआ मीडिया? इंटरनेशनल मीडिया क्यों? लोकल मीडिया खामोश हुआ GHQ की दहशतगर्दी से। इंटरनेशनल मीडिया खामोश हुआ जब मैंने गर्दन पे अमेरिकन एम्बेसडर्स और इनके क्राइम पे हाथ डाला। बात पाकिस्तान में मैं हूं जिसने अमेरिकन के ऊपर खबरें लगाई, और फिर अमेरिका CIA ने ISS के साथ ISI को लेन देन करके तो मेरी शहर पे परमानेंट पैर रखवा दिया, और पुलिस के अफसरान को CSPO को कुछ हाथ में लिया जो उनके पहले अमेरिकन एजेंट थे, तो वो डिपार्टमेंट मेरे खिलाफ परमानेंट वर्किंग कर रहा है, मुझे नहीं चलने दे रहे इतने साल से। तो ये देखें कि एक नौकर आपका ब्रांड छीन लेता है, मालिक के ऊपर कोई फैक्ट्री में उसके कारोबार में गड़बड़ करा के पहले सबसे मालिक की गर्दन पकड़ते हैं, ऐसी हरासमेंट फैलाई रखते हैं मालिक के गिर्द, और फिर नौकरों के जरिए उसका कारोबार सरकारी नौकर कब्जा कर लेते हैं, मालिक को अपनी पिसोड़ी डाल देते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। देखे ना, एक मालिक अंदर देता है, PTI था, टिकटें ISI बांट रही है, ISI की मर्जी के खिलाफ 2-4 टिकटें गई हैं, ISI ने बकौल सोर्सेज के, पंजाब पुलिस के, इस्लामाबाद पुलिस के IG ने कहा हमने रेड किया। शारपाई के सोर्सेज कहते हैं कि वो ISI के ने बेसिकली रेड करके रिकॉर्ड उठाया कायम मकाम चेयरमैन PTI और बैरिस्टर गौहर का, कि देखें वो टिकट्स जो है इसने अपनी मर्जी से नहीं को दे दी,
कौन कौन सी टिकट सी फाइनल कर रहा है। तो ये जो सरकारी नौकर चौकीदारी के लिए रखे थे, ये दहशतगर्दियां सरेआम कर रहे हैं। अवाम इसको समझे, लेकिन अवाम तो खुद करप्ट है। सारी अवाम तो करप्ट कर दी है जीएचक्यू ने। जीएचक्यू को अपने जराइम को बरकरार रखने के लिए हर सरकारी मुलाजिम करप्ट चाहिए। उसके लिए एक बड़ा शानदार एक स्ट्रक्चर बना रखा है। सिर्फ करप्ट किस्म का बंदा नौकरी में जाता है 99%। और वो फिर सरकारी नौकर मिलके पब्लिक में करप्ट को बैक करते हैं। आप उनको जो मथली दे रहा है उसके कारोबार पे हाथ रखते हैं। जिसका शक है कि कारोबार ये रफड़ डालेगा, उसके कारोबार को डेड कर देते हैं। तो ये जो सिस्टम है, इसमें बहरहाल इसको यहां खत्म करते हैं, ज्यादा लंबी हो जाएगी। क्योंकि आज मेरा फोकस था सिर्फ गद्दार जर्नलों के में से अगर किसी एक जनरल जिसे सबसे आखिर में सजा होनी चाहिए थी, पहले तो उन जनरल्स को दो ना जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया था, और उन जजों को दो जिन्होंने इसके ऊपर साइन किए थे। मेरा एक पर्चा है 2004-5 का, 99 में से तो रिटे शुरू की ना कोर्ट में, जो उठा उठा के मेरे मुंह पे मारी गई कि हम नहीं फौज के खिलाफ कर सकते, हमने ही तो बैत की है फौज की। तो एक FIR है मेरी जिसमें नामजद हैं सारे जनरल और सारे जजेस नामजद हैं। तो वो 2005, 6 या 7 की कोई FIR है, उसमें ये सारे नामजद हैं। FIR टेक्निकल है कि एक मैंने FIR की दरखास्त दी, उसके क्रॉस में पहले एक लड़ाई झगड़े की जाली बना के मेरे पे दी गई, उसमें मैंने क्रॉस वर्जन दे दिया। तो वो क्रॉस वर्जन हर कोर्ट के फोरम पे एंटर्ड है। उसमें ये सारे मुजरम है, जनरल्स एंड जजेस साहब का, जो जिन्होंने PCO के तहत वो 99 में वो मुशर्रफ की गद्दारी पे हल्फ उठाया था। तो ये काम सिर्फ डॉक्टर अजहर अमीन ने किया है, सिर्फ डॉक्टर गॉडिस्ट ने किया है। किसी की जरूरत नहीं है इस लेवल के ऊपर करे, कोई वकील भी नहीं करता। जो ये पार्ट है, साइकिल के दो पहिए हैं, एक जज थे एक वकील, ये सब मिली भगत करके लूट रहे हैं अवाम की इज्जत जान माल। एक आदमी लुट जाता है, पहले उसको थाना खाता है, फिर वकील और अदालत खाती है। दिस इज द सिस्टम। जिन्होंने जुल्म किया सरकारी नौकरों ने खासकर, या उनके किसी सिविल टाउट ने, उनको ये अदारे परमानेंट बचाने के लिए हर गैर कानूनी और गैर आईनी सतह तक जाते हैं। तो देखते हैं कि खुदा को यही मंजूर है। 31 जनवरी तक का मैंने टाइम दिया हुआ है ना। 4 साल पहले मैंने ये टाइम देना शुरू किया था कि मैं बहुत शॉर्ट टाइम दे रहा हूं। फिर चंद माह पहले मैंने कहा बस अब इट्स इनफ, मैं चंद हफ्ते दे रहा हूं। और फिर मैंने कहा मैं 31 जनवरी तक दे रहा हूं। उसके बाद एक फाइनल रिजल्ट निकालेंगे नौजवान नस्ल को। देखें, मैं चाहता हूं आइंदा नस्लों के लिए क्या छोड़ूं। ये तो फ्रॉडी हैं मजहब सारे। मैं बता सकूं कि असल खुदा कौन है और वो क्या चाहता है, क्या चाहता है। अभी तक जो एविडेंस आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि फरौनों यजीदों ने जो काम किए उसको हम नेगेटिव कहते हैं, मनफी काम कहते हैं, पर खुदा उनका सपोर्टर चला आ रहा है। ऐसे लोगों को भी इबरत का निशान बना दिया उन फरौनों यजीदों ने जो अपने आप को खुदा का फ्रेंचाइज कहते थे कि हम अल्लाह से डायरेक्ट गुफ्तगू करते हैं, हमें अल्लाह फरिश्तों के जरिए मैसेज देता है। उनको इबरत का निशान उन्होंने बना दिया। तो पता लगा वो भी झूठे थे। वरना खुदा इतना कमजोर तो नहीं है ना कि उनको हल्का सा भी होना तो मगर हथ ना रखता। इतने एक थानेदार हथ रखे किसी दे मगर, वो इलाके च अन्न पाई रखता पूरी जिंदगी। एक थाने का टाउट हो जाए, सिर्फ एजेंसी का नहीं, सिर्फ एक थाने का टाउट सारी जिंदगी अन्न पाई रखता। वो थाने के इलाके में सारी जिंदगी मंशियात बेचे, कत्लो गारत करे, डाके मारे, जुए कराए, और हर थाने के इलाके में परमानेंट अड्डे हैं। मुल्क में परमानेंट अड्डे हैं, ये सबूत है इस बात का। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, मोहम्मद की औलाद का क्या हाल हुआ, उन लोगों के नबियों के जिबा हुए, कत्ल हुए, सारे के सारे 1,24,000 में से ऑलमोस्ट 99.9%, और औलादों के क्या हाल हुए। तो एक फाइनल रिजल्ट मैं कौम को दूंगा कि क्या अगर इसी माह के अंदर अंदर कोई बहुत बड़ा खुदा का अजाब मैसेज के लिए नहीं आता एस्टेब्लिशमेंट पे, फौज पे, मेनली फौज और एजेंसीज और ये जज और ये पुलिस और ब्यूरोक्रेसी पे नहीं, अगर कोई अजाब आता बहुत बड़ा कि ये निस्तो नाबूद हो जाए, ऐसा अजाब नहीं आता, तो फिर मैं डिसीजन क्या देना है, आप समझ रहे हैं फिर क्या डिसीजन है कि सिस्टम के मुताबिक चलो। सिस्टम ही फिर खुदा है। फिर खुदा क्या है? सिस्टम, जिसको उसने निजाम हाथ में दे रखा है, आपके लोकल लेवल पे, मुल्क में लोकल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे। फिर इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका ही खुदा है। देखिए, मैंने कहा अमेरिका कोई खुदा है?
मेरी जिंदगी तबाह हो गई। और जिस दिन इमरान खान ने यह बात की, मैंने 20-22 साल पहले की, जिस दिन इमरान खान ने की, अमेरिका को खुदा है कुत्ते वाला हाल कर दे पे जेल आई थे, जो इतने बड़े लीडर का जो हाल कर दिया है। सिविल साइड पे कोई आदमी इससे बड़ा क्या बन सकता है, मुझे बताएं। ये बात मैं कह रहा हूं, एक बच्ची का ने, एक मैट्रिक की बच्ची थी, कुछ अरसा पहले मुझे उसने कहा कि मैं सोचती थी क्या बनूं। तो मैंने सोचा इस मुल्क में इमरान खान बन के भी कुत्ते वाला हाल होना है तो कुछ बनने का क्या फायदा। तो आपके मुल्क में भुट्टो जैसा लीडर बन जाए, या इमरान खान जैसा लीडर बन जाए, या कायदे आजम बन जाए, या अलामा इकबाल बन जाए, क्या हाल करते हैं वो। कायदे आजम को कत्ल किया फौज ने, कोई शुबा तो नहीं कि ये बंदा बानी है, इंटरफेरेंस करता है हर चीज में। और जर्नलों को तो, फौजियों को तो कहता था, ओए जनरल तुम्हारा काम मशवरे देने नहीं, तुम्हारे दिमाग नहीं होता, तुम्हें लड़ने के लिए गुंडा रखा है। तो उन्होंने मार दिया, मर्डर कर दिया। उधर इंडिया में नहीं मर्डर हुआ तो देखें इंडिया कहां चला गया। तो इकबाल का देख लें, क्या इकबाल की बहू के घर में उनकी इज्जतों पे घुस के हाथ डाला, वो रोती बता रही, वो खुद जस्टिस भी रही हाईकोर्ट की। उसके पोते से क्या किया, मेरे घर में तो जो घुस के किया, मेरी बुजुर्ग वालदा क्या जो कुछ किया, वो पर्चे पड़े हैं पेंडिंग, उनको तो छोड़े। अल्लामा इकबाल से, कायदे आजम से, भुट्टो से, इमरान खान से, इन नौकरों ने, देखिए मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था, कमियां दे हाथ मुल्क आ गया हुआ है। जुनेजो ने कहा था बादशाह जीरो है, क्लर्कों के हाथ में है इख्तियार सारा। तो जब कमी के हाथ में मुल्क का कंट्रोल आ जाए, सारा कंट्रोल हर सरकारी नौकर के हाथ में है, वो जिसे चाहता है बुक कर देता। 2 टके का चवल या क्लर्क होता, वो आपको और या छोटे छोटे महकमों की तरफ से आपको मुकदमात में फंसाता अगर आप उसको पैसे देके चोरी नहीं करते। और बेशुमार मामला हैं, मैं इसको डिटेल में बड़ी दफा डिस्कस कर चुका हूं। चलें इसको आज मैं वाइंड अप करता हूं। अल्लाह अकबर, ओनली गॉड इज ग्रेट।